दोस्तों। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं कभी-कभी ये सोचता हूँ कि जब सफलता किसी इंसान को लगातार मिलती रहे, तो उसके दिलो दिमाग में एक गुरूर आ जाता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ। और वो ऊपर वाले के बनाई हुई हर चीज़ से नए-नए पंगे लेते रहता है कि हाँ, मैं ऊपर वाले के बराबर ही कार्यदक्ष हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। इसे घमंड कहते हैं और घमंड और गुरूर हमेशा इंसान को नीचे ले जाता है। कुछ ऐसा ही वाक़या बी.आर. चोपड़ा और मोहम्मद रफ़ी को लेकर बीच में हुआ, जब वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मोहम्मद रफ़ी को बाँधने की कोशिश करने लग गए। लेकिन सहृदयी और देवता इंसान मोहम्मद रफ़ी जो हर दिल अज़ीज़ हैं, उन्होंने उसको किस तरह से शालीनता से धज्जियाँ उड़ा दी, ये सुनने वाली बात है। किस्सा उस समय का है जब 1957 में नया दौर मूवी रिलीज़ हुई थी और इसके निर्देशक थे बी.आर. चोपड़ा साहब। उस समय कामयाब और दिग्गज निर्देशक, जी हाँ, बॉलीवुड जिनके इशारे पर चलता था। हुआ क्या कि नए दौर के सारे गाने सुपरहिट थे, वो मूवी सुपरहिट थी। 1957 में 3.75 करोड़ का बिजनेस नया दौर मूवी ने कलेक्ट करा था, जो कि अपने आप में आउटस्टैंडिंग था। म्यूजिकल हिट मूवी थी। वैजंती माला, दिलीप कुमार, अजीत और जीवन से सजी ये मूवी किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से ये नहीं कही गई कि इसमें कुछ कमी रह गई। लिहाजा बी.आर. चोपड़ा को इस बात का घमंड हो गया कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने सोचा क्यों नहीं ये कलाकार जो उनके बैनर के तले काम कर चुके हैं, ये अगर किसी और बैनर में काम करेंगे तो वहाँ भी सुपरहिट मूवी देंगे, उस मूवी के गाने भी सुपरहिट हो जाएंगे। क्यों इन्हें कॉन्ट्रैक्चुअल करके अपने साथ रखा जाए हमेशा हमेशा के लिए, ताकि ये किसी और बैनर में काम ना कर सके। ये सोचकर वो दिलीप कुमार, वैजंती माला, अजीत और जीवन के पास अपना कॉन्ट्रैक्ट लेकर गए। यहाँ तक कि मोहम्मद रफ़ी साहब के पास भी एक अनोखा कॉन्ट्रैक्ट लेके गए कि अब आप भविष्य में किसी और निर्माता निर्देशक के बैनर तले ना गाएंगे ना काम करेंगे। आप सिर्फ बी.आर. चोपड़ा के बैनर तले गाना गाएंगे और काम करेंगे। रफ़ी साहब ने जब ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, सुना और देखा, तो चोपड़ा साहब से बड़ी विनम्रता से ये बात कही कि देखिए साहब, मेरी आवाज़ जनता की आवाज़ है, मैं जनता के लिए गाता हूँ, किसी बैनर के लिए नहीं। अन्यथा मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता हूँ, और कोई सेवा हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। बी.आर. चोपड़ा साहब साइलेंटली वहाँ से उठ के चले तो गए, लेकिन उनको ये बात और अंदाज शायद मोहम्मद रफ़ी का ख़राब लगा। गलत तो वो खुद थे और गलती करते जा रहे थे। ये देखते हुए उन्होंने बॉलीवुड के तमाम निर्माता और निर्देशकों से ये कहना शुरू कर दिया कि मोहम्मद रफ़ी से अब कोई भी आगे गाना ना गवाया जाए, कोई संगीत निर्देशक उनको अपने निर्देशन में काम ना दे। कुछ दिन तक तो मोहम्मद रफ़ी काफ़ी परेशान रहे, लेकिन शांत और सरल स्वभाव के इंसान, हमेशा अपनी मुस्कुराहट के साथ रहने वाले मोहम्मद रफ़ी ने बहुत सहज स्वभाव रखा इस समय और इस दौर में भी। वक्त गुजरता गया, काम बनता गया। तभी उनके भाई यश चोपड़ा एक मूवी लेकर आए जो कि सुपरहिट मूवी थी उस दौर की। उसका नाम था वक्त, जिसमें शर्मिला टैगोर, जिसमें साधना, बलराज साहनी, शम्मी कपूर और बलराज साहनी थे, सुनील दत्त से सजी ये स्टारकास्ट की मूवी सुपरहिट मूवी थी। इसमें एक गाना है, वक्त के कल और आज, वक्त का तक और ताज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त के दिन और रात। ये गाना परफेक्टली सेट होता है बी.आर. चोपड़ा के ऊपर मोहम्मद रफ़ी की तरफ से। इस गाने को रफ़ी साहब ने गाया है। इस गाने को जब गवाने की बारी आई तो यश चोपड़ा ने कहा, क्यों भाई, क्या किया जाए, कोई दूसरा रफ़ी तो मिल नहीं रहा। बी.आर. चोपड़ा इस भ्रम में जी रहे थे कि दूसरा रफ़ी बना लेंगे, लेकिन तब तक कोई दूसरा रफ़ी वो बना नहीं सके, जो कि एक असंभव कार्य था जिस पर उन्हें यकीन हो चला। बी.आर. चोपड़ा ने वक्त की नज़ाकत को देखते हुए यश चोपड़ा से कहा, हाँ ठीक है, आप गाना मोहम्मद रफ़ी साहब से गवा सकते हैं। वक्त के कल और आज, वक्त का तख्त और ताज, इसको देखते हुए बी.आर. चोपड़ा को शायद इस गाने के थ्रू ये मैसेज ऊपर वाले के थ्रू आया कि मोहम्मद रफ़ी जैसा दूसरा कोई नहीं बन सकता। ऊपर वाले ने रफ़ी जैसा इंसान एक ही बनाया है, चाहे वो उनका सबके प्रति सहयोग हो, सबके प्रति आदर भाव हो, या किसी भी संगीतकार के निर्देशन में उसके करियर को बनाने की बात हो, फीस को बिना लिए हुए। जो काम मोहम्मद रफ़ी कर सकते हैं जितने अच्छे से, उतना अच्छा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए बी.आर. चोपड़ा तो बी.आर. चोपड़ा, आज तक कोई भी इंसान दूसरा मोहम्मद रफ़ी नहीं बना सकता। हाँ, आप उन्हें उदाहरण मान के, अपना गुरु मान के उनके जैसा, उनके आसपास थोड़ा बहुत गा तो सकते हैं, लेकिन मोहम्मद रफ़ी नहीं बन सकते। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बी.आर. चोपड़ा जैसे लोगों के लिए कि भाई आप हैं तो आदरणीय, ठीक है, दुनिया आपकी इज़्ज़त करती है, बॉलीवुड आपकी इज़्ज़त करता है, लेकिन प्लीज़ रफ़ी साहब हैं, उनके ऐसा ओरिजिनल और दूसरा कोई नहीं बन सकता। क्या कहना चाहेंगे आप इस किस्से के बारे में जो घमंड से ओतप्रोत था? क्या कहना चाहेंगे मोहम्मद रफ़ी की सहृदयता के बारे में? प्लीज़ कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके अपना प्यार उसने मुझ तक पहुँचाए। थैंक यू वेरी मच।